Okay. Good afternoon, students. है ना? Now I am going to teach mechanical engineering subject, है ना, which is for fourth semester civil department. This subject is already started, है ना, and last class I have discussed you about the basic concept of thermodynamics. Clear? हम लोग जो सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे, है ना, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे. डेट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, है ना. ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट किए थे लास्ट क्लास में, ठीक है ना. इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे. देखिए, इसमें हम आपको जो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, है ना, उसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो था, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस के बारे में हम आपको डिस्कस किए थे, है ना. और साथ में ही एक पॉइंट हम और डिस्कस किए थे, दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. आपको याद होगा या लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं. तो उसमें हम आपको बताए थे कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है ना. ये सारे पॉइंट को हम आपको डिस्कस किए थे. और इसके बाद हम एक पॉइंट्स आपको बताए थे, दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसको हम कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर के नाम से भी जानते हैं, है ना. तो हम आपको सारी चीज बताए थे कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है. हम आपको बताए थे कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है. पहला पॉइंट कि ये डेवलप हुआ था 1931 में, जो फॉर्डर के द्वारा डेवलप किया गया था. फिर इसका एक स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना होता है. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट क्या होता है, जो भी हम आपको बताए थे लास्ट क्लास में. हम आपको डिफिनेशन बोर्ड पे लिख भी दिए थे और हम आपको डिस्क्राइब भी किए थे कि जब बॉडी ए बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बॉडी बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है ना, तो बॉडी ए और सी भी आपस में क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा. क्लियर है ना. तो कहने का मतलब ये सारे पॉइंट हम आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. जो किस टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है, दिस ऑल द पॉइंट्स इन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स. क्लियर है ना. उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं. बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम लोग कंटिन्यू करते हैं. और हम आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी इंटरेक्शन के बारे में, है ना. एनर्जी इंटरेक्शन का मतलब क्या, एक तरह का एनर्जी का ट्रांसफर, है ना. ट्रांसफर का मतलब क्या, सिस्टम और सराउंडिंग. हमेशा थर्मोडायनामिक्स में 2 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है. क्या क्या, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग. क्लियर है. हीट ट्रांसफर आ तो सिस्टम से सराउंडिंग में हो सकता है या फिर सराउंडिंग से सिस्टम में हो सकता है ना. तो जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा, है ना, उसी को हम लोग एनर्जी इंटरेक्शन के नाम से पढ़ते हैं. ठीक है ना. तो जो आज हम लोग टॉपिक देखेंगे, दैट इज एनर्जी इंटरेक्शन. दिस इज नोन एज एनर्जी इंटरेक्शन. अब एनर्जी इंटरेक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो एनर्जी जो है हम आपको डिस्कस करेंगे, है ना. हम आपको डिटेल्स में थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है ना, कि यहाँ पे जो है थर्मोडायनामिक्स में हम एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं. बात समझ में आ रही है ना. तो आप पहले ये जान जाइए कि एनर्जी इंटरेक्शन में मेनली जो हम लोग थर्मोडायनामिक्स में स्टडी करेंगे, वो हम 2 तरह की एनर्जी के बारे में करेंगे. हम बताएंगे कि 2 तरह का एनर्जी क्या क्या होता है. एक को हम बोलते हैं हीट, है ना, एंड दूसरे को हम लोग बोलते हैं वर्क. दिस बोथ आर फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये दोनों जो है वो क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है. बात समझ में आ रही है ना. ये दोनों फॉर्म ऑफ एनर्जी को मेनली, यही दोनों फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लोग डिस्कस करते हैं. आपको अगर फर्स्ट वीडियो आप देखे होंगे तो आपको याद होगा, हम आपको बताए थे कि जो हीट होता है दिस इज डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. बात समझ में आ रही है ना. तो मेनली एनर्जी इंटरेक्शन में हम इस 2 पॉइंट को डिस्कस करेंगे, बिकॉज बोथ आर फॉर्म ऑफ एनर्जी. बोथ का मतलब हीट एंड वर्क. क्लियर है. चलिए आइए देखिए, इसके पहले जो है हम थोड़ा सा आपको थर्मोडायनामिक्स एनर्जी को कैसे कैटेगराइज करते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको डिफाइन करेंगे, बेसिक पॉइंट्स को. कहने का मतलब क्या हुआ कि हम थर्मोडायनामिक्स में जो एनर्जी को स्टडी करते हैं वो किस वे में करते हैं, कैसे कैटेगराइज करके हम उसको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं, हम उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे. तो कहने का मतलब हुआ कि अगर हम बात करें थर्मोडायनामिक एनर्जी के बारे में, थर्मो
डायनामिक्स एनर्जी या थर्मोडायनामिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं। थर्मोडायनामिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी मतलब क्या कि एनर्जी को अगर हम थर्मोडायनामिक्स के कॉन्सेप्ट से पढ़ना चाहें तो हम कैसे स्टडी करेंगे। क्लियर है ना। देखिए एक थर्मोडायनामिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी को हम जो है वो दो तरह से पढ़ते हैं। क्लियर है। पहला को हम बोलते हैं, पहला को हम लोग बात करते हैं। देखिए समझिए थोड़ा सा, है ना, ये समझने का चीज है और जनरली बहुत कम जगह आपको मिलेगा, है ना। इस चीज को थोड़ा सा समझिए आप। हम पहले भी आपको डिस्कस कर चुके हैं कि हम जो आपको बताएंगे क्लास में, हम कोशिश करेंगे कि जितने भी रिलेटिव पॉइंट्स हो वो सारे पॉइंट्स को हम आपको कवर करें। ऑलमोस्ट पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश हम करेंगे, है ना। तो हम एक कहना चाह रहे थे कि जो थर्मोडायनामिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी है, इस एनर्जी को हम दो वे में पढ़ते हैं, दो तरह से हम पढ़ते हैं। एक वैसा एनर्जी जो सिस्टम में स्टोर हो और एक ऐसा एनर्जी जो सिस्टम से क्या करे, ट्रांसफर करे। मतलब ऐसा एनर्जी जो ट्रांसफर हो रहा हो, पहला एक टाइप का। दूसरा एक इस टाइप का एनर्जी होता है जो कि सिस्टम में स्टोर होता है, जैसे इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी ऑलवेज कैसे डिफाइंड होता है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ सिस्टम, जिसको हम इंटरमोलिकुलर एनर्जी भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो पहला इसको जो है हम एनर्जी स्टोर्ड के फॉर्म में पढ़ते हैं और दूसरा जो है एनर्जी ट्रांजिट के फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला एक होता है एनर्जी स्टोर, कहां स्टोर, सिस्टम में, और दूसरा एनर्जी ट्रांजिट का मतलब एनर्जी ट्रांसफर, और वो कहां ट्रांसफर होगा, तो सिस्टम टू सराउंडिंग या फिर सराउंडिंग टू सिस्टम। बात समझ में आ रही है ना। तो इसको हम लोग दो तरह से पढ़ते हैं। पहला हम लोग बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड में कौन सा एनर्जी, तो जितने भी टाइप का एनर्जी, जैसे कि हम लोग जो सिंपल एनर्जी की बात करते थे, इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सारे के सारे एनर्जी जो है वो इस फॉर्म में होता है कि वो सिस्टम में स्टोर होता है, वो अपना सिस्टम का वो एनर्जी होता है। जैसे इंटरनल एनर्जी, मान लिया कोई सिस्टम है ना, मान लिया कोई आपका जो है सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है। क्लियर है ना। और सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है आपका, और इसमें आपका कुछ गैस है, ये आपका गैस है। क्लियर है ना। तो अब एक गैस के मोलिक्यूल्स का अपना कुछ टेम्परेचर होगा, और वो टेम्परेचर जो है वो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में क्या है, स्टोर है गैस में। तो कहने का मतलब है कि एनर्जी स्टोर के फॉर्म में जो होता है वो हम बोल सकते हैं कि मेरा जो इंटरनल एनर्जी है इस केस में वो क्या है, वो ऐसा एनर्जी है जो मेरा सिस्टम में क्या है, स्टोर्ड है। मान लिया जाए कि ये मेरा सिस्टम है। क्लियर ना। अब इस सिस्टम जैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो वो पोजीशन को डिफाइन करता है। हम आपको फ्लूइड में पढ़ाए भी हैं सरफेस एनर्जी, है ना, वहां पे हम आपको डिटेल्स में बताए थे कि मान लिया कि एक कोई सिस्टम है। अब इस सिस्टम को हम उठाकर इस, मान लिया कि ये नीचे था, इसको हम उठा के इस पोजीशन पे रख दिए। अब इसमें क्या हो रहा है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपको दिखाता है, पोजीशन को डिफाइन करता है। बात समझ में आ रही है ना। तो कैसे हम लोग समझते हैं कि यहां से उठाकर यहां तक लाने में हमको कुछ वर्क करना पड़ा, और वो वर्क क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो वो एनर्जी जो इसमें स्टोर हो गया वो पोजीशन के फॉर्म में, तो हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ सिंपल कि पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सारे एनर्जी जो होते हैं वो एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम के फॉर्म में होते हैं। तो एक ऐसा एनर्जी हम लोग पढ़ते हैं जो सिस्टम में क्या होता है, स्टोर होता है। इसका एग्जांपल हम अगर जानना चाहें तो इसको हम बोल सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी। क्लियर है ना कि मेरा जो एनर्जी स्टोर्ड है वो किस टाइप का एनर्जी हो सकता है, इंटरनल एनर्जी हो सकता है। सिमिलरली आप बोल सकते हैं कि आपका क्या हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है। बात समझ में आ रही है। तो ये सारे जो है ये आपका क्या है, एनर्जी स्टोर्ड के फॉर्म में है। क्लियर। और आप लोग को हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि इंटरनल एनर्जी
पोटेंशियल एनर्जी, ये सारे जो हैं जितने भी टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, ये सारे जो एनर्जी हैं एक तरह का क्या है, प्रॉपर्टीज है सिस्टम का। क्लियर ना। और प्रॉपर्टीज क्या होता है, पॉइंट फंक्शन होता है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये एक बोल सकते हैं कि ये सारे जो एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम होता है वो एक तरह का क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज होता है, और वो क्या होता है, पॉइंट फंक्शन होता है, जो स्टेट वेरिएबल होता है, स्टेट को डिफाइन करता है। ये सारा चीज हम आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज में। क्लियर है ना। ये हो गया पहला बे। दूसरा बे जो हम लोग पढ़ते हैं, दूसरे तरह से जो हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स में, जो एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी इन ट्रांजिट। एनर्जी इन ट्रांजिट, है ना। ट्रांजिट का मतलब सिंपल समझना है कि एनर्जी का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। बात समझ में आ रही है ना। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर होना, मैकेनिकल एनर्जी का ट्रांसफर होना। बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफर है। मैकेनिकल वर्क क्या है, मैकेनिकल एनर्जी का ट्रांसफर है। बात समझ में आ रही है ना। तो कहने का मतलब जो है हीट ट्रांसफर, हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और हीट का ट्रांसफर होना मतलब क्या, ट्रांजिट। ट्रांसफर का मतलब ट्रांजिट होना, तो हीट का ट्रांसफर होना वो क्या है, तो वो हम एनर्जी ट्रांजिट के फॉर्म में पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है ना। अब यहां भी दो तरह के हम लोग पढ़ते हैं, हीट और वर्क। बात समझ में आ रही है ना। जो एनर्जी इन ट्रांजिट होता है इसको हम लोग जो है दो तरह से स्टडी करते हैं। पहला हम लोग बात करते हैं हीट का, और दूसरा हम लोग बात करते हैं किसका, वर्क का। बात समझ में आ रही, क्लियर है ना। अब बोलेंगे कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल डिफरेंस है। हम आपको ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि बोथ आर फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट को क्या बोलते हैं, फिर से आपको यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं, हालांकि हम ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो हीट है, ये हीट को हम लोग बोलते हैं, है ना, डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर है ना। और वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर है ना। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, समझने का चीज है। जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफर। बात समझ में आ रही है। या फिर बोले मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क का मतलब क्या हुआ कि मैकेनिकल एनर्जी का ट्रांसफर। जैसे कि मान लिया जाए कि यहाँ पे एक गैस है, ये आपका जो है एक गैस है ना। अब एक गैस पे मान लिया कि हम आपको हीट सप्लाई करते हैं। अब गैस क्या करना चाहेगा, स्पेंड करना चाहेगा। अब जब गैस स्पेंड करना चाहेगा तो ये पिस्टन क्या करेगा, अगर ये लॉक नहीं है तो ये पिस्टन ऊपर की ओर मूव करना चाहेगा। क्लियर है ना। तो ये जो पिस्टन मूव किया तो ये क्या हुआ, एक वर्क हुआ, मैकेनिकल वर्क हम बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो जहां भी इस तरह का फिनोमिना होता है ना, जबकि मान लिया कि कोई मैकेनिकल वर्क हो, इलेक्ट्रिकल वर्क हो, तब उसको हम जो है उस एनर्जी को हम वर्क के फॉर्म में पढ़ते हैं। क्लियर ना। दूसरा एक आपका हीट है। हीट एनर्जी डिफाइन होने का बस एक ही रीजन हो सकता है, क्या, टेम्परेचर डिफरेंस। क्योंकि हमेशा जो हीट का ट्रांसफर होगा वो कैसे होगा, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होगा। तो हमेशा जो हीट एनर्जी डिफाइंड होगा वो किसके कारण डिफाइंड होगा, दिस इज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। बात समझ में आ रही। तो ये दो तरह का हम लोग एनर्जी पढ़ते हैं, एनर्जी स्टोर्ड थर्मोडायनामिक्स के फॉर्म में। एनर्जी स्टोर्ड का मतलब वैसा एनर्जी जो सिस्टम में क्या हो, स्टोर्ड हो, जैसे इंटरनल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। क्लियर है ना। दूसरा एनर्जी इन ट्रांजिट मतलब एनर्जी का क्या, ट्रांसफर। वो दो फॉर्म में हो सकता है, हीट के फॉर्म में और किसके फॉर्म में, वर्क के फॉर्म में। बात समझ में आ रही है ना। तो ये सारे चीज जो है हम लोग वर्क को फॉर्म में पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स में। इस तरह से हम लोग वर्क को डिफाइन करते हैं। क्लियर है ना। तो ये तो आपका क्लियर है कि ये आपका सिस्टम में स्टोर्ड होता है। क्लियर है ना। अब हीट और वर्क है ना, ये दोनों एनर्जी को थोड़ा सा हम लोग और डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसलिए डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ये हीट और वर्क जो होता है ना, आपको हम नीचे भी लिख देते हैं कि ये दोनों जो है
पाथ फंक्शन होता है। क्लियर? बेटर है कि हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, वहां पे हम इस पॉइंट को लिखा देंगे, लेकिन अभी हम आपको डिस्कस कर देते हैं तो क्यों हम इसको बोलते हैं पाथ फंक्शन, ये हम आपको बताएंगे, वन बाय वन बताएंगे आपको, है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि, लेकिन अभी आप जानिए कि हीट और वर्क बोथ आर पाथ फंक्शन, ये दोनों जो होता है वो क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। क्लियर है ना। तो इसको हम आप वन बाय वन आपको डिस्कस करेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी को डिफाइन करने का थर्मोडायनामिक सिस्टम में, ठीक है ना, कि थर्मोडायनामिक सिस्टम में हम एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहां से आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। आइए अब हम वन बाय वन करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्क से, है ना, वर्क इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले हम आपको स्टार्ट करते हैं अब वर्क से, है ना, कि ये मेरा जो वर्क है, ठीक है ना, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स और डिफाइंड हो सकता है ना। ये वर्क डन का मतलब थर्मोडायनामिक्स में हम लोग किस टाइप का वर्क पढ़ते हैं, ठीक है ना, ये सारा पॉइंट हम आपको डिस्कस करेंगे अब यहां से। आइए देखिए, यहां पे ध्यान दीजिए, है ना। देखिए वर्क में जो है, ठीक है ना, अब वर्क में आप सबसे पहले इस पॉइंट को समझिए कि थर्मोडायनामिक्स में हम वर्क, अगर आप ऐसे बोलेंगे तो सिंपल हम लोग वर्क को डिफाइन कैसे करते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्लियर है ना। यहां उसका भी यूज करेंगे, लेकिन मेनली जो हम लोग उसका एप्लीकेशन में यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन मेनली हम लोग जो यहाँ पे वर्क डन पढ़ते हैं, जो हम लोग यहाँ पे वर्क डन पढ़ते हैं वो पीडीवी वर्क के नाम से जानते हैं, या फिर हम इसको जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ वर्क डन, है ना, फॉर नॉन फ्लो सिस्टम के नाम से जानते हैं, या फिर क्लोज सिस्टम के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, समझिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो वर्क है, वर्क को हम यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि हम वर्क को यहाँ पे डिफाइन कैसे करेंगे थर्मोडायनामिक्स में। दूसरा पॉइंट कि ये वर्क को फाइंड करने का इक्वेशंस क्या होगा, जिसको हम लोग पीडीवी इक्वेशंस के नाम से जानते हैं, है ना, या उसी को हम लोग बोलते हैं कि जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर क्लोज्ड सिस्टम या नॉन फ्लो सिस्टम। क्लियर है ना। तो ये सारा पॉइंट हम आपको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे वर्क को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे थर्मोडायनामिक सिस्टम में। आइए देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। सपोज दैट कि मान लिया जाए कि ये मेरा कोई एक सिस्टम है। क्लियर ना। आप सोचते होंगे कि हम इसी तरह से जिगजैग लाइन में हमेशा सिस्टम को क्यों बनाते हैं। क्लियर है ना। तो देखिए, हम सिस्टम को कैसे भी बना सकते हैं। ये भी मेरा क्या है, सिस्टम है। ये भी मेरा सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट का एक क्या है, सिस्टम है। तो सिस्टम का कोई शेप एंड साइज नहीं होता है ना, क्योंकि हम इसको डिफाइन ही किए थे कि सिस्टम क्या होता है। तो एनी रीजन इन द स्पेस। कुछ पॉइंट तो ऐसा है कि आप अगर कंटिन्यू क्लास करेंगे तो आप नहीं चाह के भी आपको याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको हम इतना बार, इतना टाइम्स रिपीट करेंगे, जहां भी यूज आएगा हम रिपीट कर देंगे डिफिनीशन। तो ये आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान रखते हैं क्लास में, तो ये आपको कुछ पॉइंट जो है आप नहीं भी चाहेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। क्लियर है ना। लेकिन क्या है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। आइए देखिए, हम क्या बोलना चाह रहे थे। हम ये बोलना चाह रहे थे कि जो सपोज दैट कि ये मेरा सिस्टम है ना, ये मेरा सिस्टम है। तो सिस्टम को हम लोग कैसे डिफाइन किए थे कि एनी रीजन इन द स्पेस एट विच आवर स्टडी फोकस्ड, वो मेरा क्या कहलाएगा, सिस्टम। दूसरा पॉइंट हम ये भी बताए थे, इट कंस्टेन्स सर्टेन अमाउंट ऑफ मास विच इज बाउंडेड बाय अ बाउंड्री। ये भी हम आपको बताए थे, 2 पॉइंट बताए थे सिस्टम में। तो कहने का मतलब है कि ये एक सिस्टम है जिसका कुछ मास होगा और एक कोई एक बाउंड्री से क्या होगा, बाउंडेड होगा। आइदर वो बाउंड्री क्या हो, इमेजिनरी हो या रियल हो, या फिर आप बोले कि फ्लेक्सिबल हो या क्या हो, रिजिड हो, लेकिन कोई एक बाउंड्री होगा। अब हम यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स में वर्क को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर मेरा जो सिस्टम है, इस सिस्टम का बाउंड्री आ तो कंप्रेस होता है या फिर एक्सपैंड होता है, तभी हम बोलेंगे कि मेरा वर्क क्या होगा, डिफाइंड होगा। अदरवाइज मेरा वर्क डिफाइंड नहीं होगा। सिंपल वे में आप समझिए कि जैसे सपोज दैट कि इसमें आपका गैस है, मान लीजिए ये सिस्टम है और इसमें आपका गैस है, इसमें आपका क्या है, गैस है।
अब अगर इस सिस्टम में आपका गैस है तो गैस का मोलिक्यूल्स क्या करेगा, इसके बाल पे फोर्स लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, प्रेशर फोर्स लगा सकता है। क्लियर है ना। मान लिया जाए कि ये आपका कुछ अमाउंट ऑफ प्रेशर जो है वो मोलिक्यूल्स इसके बाल पे लगा रहा है। क्लियर है ना। इसके अपोजिट में भी प्रेशर लग रहा होगा, जिसको हम बताए थे आपको कि ये एक्सटर्नल प्रेशर के नाम से हम लोग जान सकते हैं, इससे नो, जो कि अगर कुछ नहीं भी हो तो कम से कम एटमॉस्फेरिक तो लग ही रहा होगा। क्लियर है ना। तो ये मान लिया जाए कि इंटरनल प्रेशर है और इधर से जो आपका लग रहा है पूरी डायरेक्शन में, ये आप बोल सकते हैं कि कैसा है, एक्सटर्नल प्रेशर। क्लियर ना। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, समझिए, आप थोड़ा सा कंसेप्ट समझने का चीज है। हम क्या बोल रहे हैं कि अब हम कब बोलेंगे कि यहां पे वर्क डिफाइंड हुआ, हम कब बोलेंगे कि वर्क डिफाइंड हुआ, इसको समझना चाह रहे हैं। तो वर्क को डिफाइंड होने के लिए अगर हम बात करें कि वर्क डिफाइंड कब होगा, तो ध्यान दीजिए यहां पे, जब इसका बाउंड्री आ तो ये एक्सटर्नल प्रेशर के कारण कंप्रेस हो जाए, तब हम बोलेंगे कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ बाय द एक्सटर्नल प्रेशर, या फिर इंटरनल गैस के एक्सपेंड करने के कारण इसका बाउंड्री क्या हो जाए, एक्सटेंड कर जाए, इनलार्ज हो जाए, तब भी हम बोलेंगे कि वर्क हुआ ड्यू टू क्या, इंटरनल प्रेशर। बात समझ में आ रही है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब इसका बाउंड्री जो है वो आ तो कंप्रेस हो या फिर एक्सपैंड हो, तभी हम बोलेंगे कि वर्क डिफाइंड हुआ, अदरवाइज हम बोलेंगे कि वर्क डिफाइंड नहीं हुआ इन थर्मोडायनामिक सिस्टम। जिस तरह से अगर हम आपको यहां से पूछें कि यहां पे वर्क डिफाइंड कब होगा, मान लिया आप फोर्स लगाएं और डिस्टेंस आपका कुछ ट्रेवल नहीं किया, डिस्टेंस आपका कितना हो गया, 0 है, तो क्या वर्क डिफाइंड हुआ, नहीं, वर्क क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा। तो जब तक आपका डिस्टेंस कुछ डिफाइन नहीं होगा तब तक आपका वर्क डिफाइन नहीं होगा। इससे नो सिमिलरली उसी तरह सेम कॉन्सेप्ट हम आपको यहां पे डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जब तक बाउंड्री डिस्प्लेस्ड नहीं होगा, डिस्प्लेस्ड होने का मतलब आ तो वो कंप्रेस हो, आ तो वो क्या करे, एक्सटेंड करे, है ना। तो जब वो कंप्रेस या एक्सटेंड होगा बाउंड्री सिस्टम का, क्योंकि ये इंटरनल प्रेशर भी कहां लगा रहा है, इसके सरफेस पे बाउंड्री पे लगा रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर भी कहां लगा रहा है, इसके सरफेस बाउंड्री पे लगा रहा है। तो बाउंड्री अगर आ तो कंप्रेस होता है या एक्सटेंड होता है, तभी हम बोलेंगे कि थर्मोडायनामिक सिस्टम में मेरा वर्क डिफाइंड हुआ, अदरवाइज हम बोलेंगे कि वर्क डिफाइंड नहीं हुआ। जिस तरह से यहां से हम, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, हर कोई जानता है। तो जिस तरह से यहां पे अगर डिस्टेंस मेरा 0 हो जाए तो मेरा वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब क्या, जब तक डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा, डिफाइन नहीं होगा, तब तक मेरा वर्क डिफाइन नहीं होगा। उसी तरह यहां पे जब तक मेरा बाउंड्री सिस्टम का आ तो डिस्प्लेस्ड ना हो या फिर कंप्रेस ना हो या फिर एक्सटेंड नहीं हो, तब तक हमें नहीं बोल सकते हैं कि मेरा यहां पे वर्क डिफाइंड होगा। क्लियर है ना। तो ये बहुत बेसिक पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब यहीं से एक पॉइंट और निकल के आएगा, उसको हम आगे भी आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे कि जैसे ही बाउंड्री डिस्प्लेस होगा ना, जैसे ही बाउंड्री आपका डिस्प्लेस होगा, एक पाथ डिफाइन होता है। एक क्या डिफाइन होता है, एक पाथ डिफाइन होता है ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि मेरा जो वर्क होता है ये पाथ फंक्शन होता है। हालांकि इसको हम और भी डिफाइन करने की कोशिश करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू, लेकिन आप यहां से भी समझ सकते हैं कि जैसे ही बाउंड्री डिस्प्लेस्ड होगा वहां पे एक पाथ डिफाइन होगा और इसीलिए हम तब वहां पे वर्क डिफाइन होगा और इसीलिए हम बोलेंगे कि मेरा वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। क्लियर है ना। तो ये बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो हम आपको डिस्कस करने का कोशिश कर रहे थे।